नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कर्नाटक के वरूर में स्थापित भगवान पार्श्वनाथ की अखंड प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक समारोह में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने देश में तीर्थकारों की महान परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्श्वनाथ तीर्थकर का महामस्तकाभिषेक हमें सत्य और जीवन से जुड़े नैतिक मूल्यों पर चलने की प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कहा कि तीर्थकरों ने त्याग और अपरिग्रह के सिद्धांतों के आदर्श स्थापित कर जीवन के उदात्त मूल्यों का प्रसार किया है। और वहीं बागड़े ने भारतीय संविधान की मूल प्रति में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए वर्धमान महावीर के चित्रांकन की चर्चा करते हुए कहा कि जैन धर्म जिन शब्दों से जुड़ा है इसका अर्थ है विजेता, जिन्होंने इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर ली है वो महावीर है। उन्होंने वरूर में भगवान पार्श्वनाथ की अखंड प्रतिमा का अभिषेक किया और वहां स्थापित नवग्रह तीर्थ में तीर्थकरों की प्रतिमाओं का भी दर्शन किया। उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ में बजट पूर्व चर्चा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश की आबादी एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। युवा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है, जिससे वे देश और प्रदेश की प्रगति में भी अपना अहम योगदान दे सकें। सीएम ने कहा कि सरकार युवा और खेल प्रतिनिधियों को सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में यथासंभव शामिल करेगी ताकि आंकड़ों अग्रणी राजस्थान का सपना साकार किया जा सके। इसी के साथ कहा कि युवा अपार ऊर्जा, नवाचार और सृजनशीलता के स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि 21वीं सदी भारत की है और युवा पीढ़ी में हर समस्या का समाधान करने का सामर्थ्य है। राज्य सरकार की मंशा है कि युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े और हम उन्हें हर संभव मंच उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को एसएमएस अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवनानी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर यहां उपचाररत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। और वहीं खीवसर ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी और अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों से देवनानी के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली और बेहतर उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के आईटीसी राजपुताना होटल में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज और केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग जो पूरे देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिवता के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री यशोपत नायक जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी और ऊर्जा मंत्री व हीरालाल नागर जी, माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री जम्मू कश्मीर सतीश शर्मा जी, माननीय नगर व ग्राम नियोजन मंत्री हिमाचल प्रदेश राजेश धर्माणी जी,
हमारी जयपुर की सांसद बहन मंजू शर्मा जी, सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग सुश्री निधि खरे जी, अतिरिक्त सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग श्री सुदीप जैन जी और इस नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उपस्थित भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सभी का इस राजस्थान की वीर भूमि पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और ये मंथन ऐसे समय में हो रहा है, एक तरफ तो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और यहां नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के समीक्षा बैठक, रीजनल वर्कशॉप का कार्यक्रम चल रहा है। और ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये देश की बहुत आवश्यक और आज की जरूरत के हिसाब से ऊर्जा के क्षेत्र में हम कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता भी बढ़ने वाली है और इसका काम भी बढ़ने वाला है। आइए अनिल जी, साहब, बुरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल विज जी हमारे हरियाणा के हमारे मंत्री हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो ऐसे समय पर हो रहा है कि इसमें हम मंथन करते हुए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हर राज्य कैसे निर्भर हो सकता है, इसलिए मैं सभी हमारे राज्यों के पधारे मंत्रीगण, भारत सरकार में विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस रीजनल वर्कशॉप में आप सभी के साथ अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से आपने अपने विचार, गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे हैं, आदान प्रदान के लिए एक विशेष अवसर मिला है। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। आपने सहायता करके उसको छोटा मोटा रोजगार उपलब्ध करा दिया कि अपनी कमाओ अपनी खाओ, ये दूसरा तरीका है। परमानेंट तरीका है। इसलिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बजाय लोगों को ऐसा संपन्न बना देना, साधन संपन्न बना देना कि उनको किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच सकता है, कोई और नहीं सोच सकता। और उन्होंने इस योजना को दिया है। हम अपने प्रदेश में भी तेजी से इसको लागू कर रहे हैं कि इसका पूरा लाभ हम हर व्यक्ति तक पहुंचा सके। ऐसी हम योजनाएं बना रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर पर हर जो सब्सिडी तो लगा तो कोई भी सकता है,
20 किलोवाट का लगाओ, उसमें भी केंद्र सब्सिडी दे रहा है, वो लगा सकता है और लगा के इस देश के निर्माण में वो बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। उसी प्रकार से किसानों के लिए भी कुसुम योजना चालू की गई है। हमने टारगेट को हिट किया है, बल्कि टारगेट के हम पास पहुंच चुके हैं कि हर किसान अपने जो उसका ट्यूबवेल है उसके लिए सोलर एनर्जी से चलाए और किसान उसको ले रहे हैं। लेकिन किसानों की और भी जरूरत है। किसान जहां पर पानी गहरा है 10 किलोवाट की मोटर नहीं चलती है और फिर थोड़ी हेजिटेशन भी है रात को चौकीदारा करने की। तो मैंने अपने सरकार को एक सुझाव दिया है, अपने डिपार्टमेंट को एक सुझाव दिया है कि क्यों ना हम हर गांव में हम एक सोलर पावर हाउस बना दें। सोलर पावर हाउस, और वहां के जितने ट्यूबवेल हैं हम उनकी सप्लाई उससे करें। उसमें किसानों का कोई आज नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई रक्षा नहीं करनी है। बिजली भाखड़ा से आए या तीस्ता से आए, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हर गांव में अभी मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है, मेरे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं। और वो बिजली केवल दिन की बिजली होगी। दिन की बिजली सस्ती पड़ती है, सस्ती पड़ती है। और मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम सभी दिन के समय दफ्तर जाते हैं, शाम को छुट्टी करके बच्चों के साथ बाजार जाते हैं, रात को घर में बैठ के बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से किसान भी केवल दिन में खेतों में जाए, दिन की बिजली है, दिन को पानी दे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गया तो गांव-गांव में हम सोलर पावर हाउस लगा देंगे और उससे पूरी तरह से क्रिस्मेटिक चेंज होगा। सारे प्रदेश में सस्ती बिजली मिलेगी, बिजली बचेगी, सब्सिडी जो हम देते हैं उसमें भी बचाव होगा। और भी हमने जो अचीवमेंट्स की हैं, जब समय आएगा तो हम उसमें बताएंगे। Most young power, that is the most youth power of the world today. More than 65% of our population is young. इसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का क्षमता है वो अच्छा होने वाला है। तो अभी आप देखे होंगे 10-11 साल पहले इवन खिलौना जो होता है, those we used to import almost 90-95%. Today it has come down almost by 60%, and we are exporting. There is a demand. हमारे टॉयज के लिए दुनिया में डिमांड आ रहा है, हमारे स्टील के लिए दुनिया में डिमांड आ रहा है। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने अभी बिड बुलाया था, उसमें 4,12,000 lakh टन का, आउट ऑफ दैट 50% is already booked by the other countries. These are the changes which are happening in the world. People are looking at India. भारत के तरफ देख रहे हैं। तो every state has the opportunity now. तो इसीलिए हम सबको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम दुनिया के जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं, तब हमारे प्रदेश कहां है, ये भी हमको लोग प्रश्न पूछते हैं। और
और एक बात है, why we should go for the renewable is because when we born on this earth, हम जो इधर बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, लगभग हम 40-50 के ऊपर के लोग हैं, कुछ लोग, हम सब लोग 60 प्लस भी है. When we are born on this earth, we all know this earth was safe for us. है था नहीं था? It was quite safe for us. लेकिन is it not our duty to keep the same earth as safe as it is today for our next generation? Is it not a challenge? Is it not our responsibility? ये जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है. इस रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए एक तो कारण, हमारा प्रधानमंत्री जी अभी एक भाषण भी कहा, आप कुछ इंटरव्यू में कहा, जहां तक मैंने देखा, किसी ने उनको प्रश्न पूछा डर के बारे में. हां, मैं डरता हूं, मेरे ऊपर भी दबाव आता है. क्या दबाव आता है? मेरे नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमारे देश के जो चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उन लोगों के लिए इस धरती को हमको सेफ रखना है. इसके लिए मैं डरता हूं. तो पावर तो चाहिए, बिना फॉसिल फ्यूल पावर चाहिए. दोज प्रोडक्ट्स विल हैव द ग्रेटेस्ट डिमांड इन द वर्ल्ड. डिमांड बहुत आता है. जो कुछ भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एल्यूमिनियम से लेके, स्टील से लेके, टॉय से लेके, जो कुछ भी प्रोड्यूस, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक, वट एवर वी मैन्युफैक्चर विद द रिन्यूएबल एनर्जी, देयर विल बी ह्यूज डिमांड फॉर अस. जो ग्रीन हाइड्रोजन से जो शिप चलाते हैं, उसका भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, यशस्वी हुआ है. ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने के लिए उसको भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है. अभी पैसा भी हम लोग अभी उसमें बांटना शुरू करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिंग दी, हमारा जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसमें करते हैं. सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, वी नीड टू इंक्रीज आवर रिन्यूएबल कैपेसिटी. तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में आज 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, टू फाइट द ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज वी हैव टू कीप प्रमोटिंग द सोलर पावर. सो वी हैव गॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता हूं. तो इस परिप्रेक्ष्य रखते हुए, मेरे भाषण बहुत लंबा, डिपार्टमेंट वाले, हमारे स्टाफ वाले मिलकर लिखा है, मैं वो सब पढ़ने नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा भाषण हुआ है. मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू ब्रीफ ओनली 3 पॉइंट्स वेरी ब्रीफली. अंडर द गाइडेंस एंड द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, we conducted global RE investor meet in Gandhinagar, where Honorable Chief Minister of Rajasthan was also there. उसमें इस कार्यभार तो जो प्रधानमंत्री जी उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैं मेरा कोल मंत्री को भी मैं ट्रांसफॉर्म किया हूं. तो ही वॉज कोल मिनिस्टर, नाउ ही इज ए रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर. राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल सभागार में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का माह का अक्टूबर-नवंबर 2024 की कक्षा 10 और 12th का स्ट्रीम 2 और पूरक परीक्षा का परिणाम जारी किया. पहली बार उत्तर पुस्तिका जांच में ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया से परीक्षा में पारदर्शिता और शुचिता बनी और जिसकी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सराहना की है. आपको बता दें कि इसके लिए जो है एक महत्वपूर्ण नवाचार बताया और इस दौरान जो है ऑनलाइन मूल्यांकन कार्य में उत्कृष्टतापूर्ण कार्य करने वाले 23 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. वहीं दिलावर ने कहा कि आशावादी व्यक्ति कभी असफल नहीं होते बल्कि अपनी असफलताओं से सीखते हैं. स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा ऐसी ही है. उन्होंने सभी सफल हुए विद्यार्थियों को बधाई और मार्च में आयोजित पूरक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी.
जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 7 फरवरी को अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से जो है भव्य स्तर पर 1970 से लेकर 2021 बैच के पूर्व विद्यार्थियों की एलुमनाई मीट का आयोजन 24 और 25 जनवरी को किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एलुमनाई मीट का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आयुर्वेद चिकित्सा में अध्ययन कर चुके 1970 बैच से 2021 बैच तक 600 एलुमनाई भाग लेंगे और एलुमनाई मीट कार्यक्रम में नेपाल और श्रीलंका के साथ देश के सभी राज्यों से एलुमनाई मीट में भाग लेंगे। वहीं एलुमनाई एसोसिएशन के सचिव और कार्य संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल्चर नाइट, अवार्ड सेरेमनी के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एलुमनाई एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव भी करवाए जाएंगे। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस स्थापना दिवस और स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अंदर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में 24 और 25 जनवरी को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पूर्व छात्रों का एक सम्मेलन यानी एलुमनाई मीट आयोजित की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय यानी भारत से और भारत के बाहर से विदेशों से जो छात्र यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसमें लगभग 600 से अधिक ऐसे पूर्व छात्रों के सम्मिलित होने की संभावना है और वो संस्थान की वर्तमान गतिविधियों, संस्थान की उन्नति और संस्थान में वर्तमान में जो कुछ कार्यकलाप चल रहे हैं उनका अवलोकन करेंगे और कई तरह के अपने कार्यक्रम आयोजित भी करेंगे और जो वर्तमान में छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं उनका भी उत्साहवर्धन ये जो हमारे पूर्व छात्र हैं वो करेंगे और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और जो एलुमनाई एसोसिएशन है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम सफलतम हो और जो हमारी पिछली 50 वर्ष की यात्रा है उसको हम याद करें और किस तरह से ये सफल यात्रा रही है उसको हम जानें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल सभागार में वार्षिक कार्य योजना और बजट 2025-26 की तैयारी को लेकर जो है बैठक आयोजित की गई और इसमें माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ECCE FLN और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने आगामी प्लान में जो है प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया और आपको बता दें कि बैठक में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर रौनक बैरागी और सुरेश कुमार बुनकर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो है विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है, फिर चाहे विपक्ष को क्या लग रहा है ये उनकी सोच है। उनको कहा कि सदन में विपक्ष की भूमिका जैसी होगी सत्ता पक्ष भी उसी लहजे में उसका जवाब देगा। मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं और साथ ही उनको बाद में पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया है। ऐसे में विपक्ष से आग्रह है कि विपक्षी नेताओं को बोलने से पहले अपने घर में झांक लेना चाहिए, दूसरों के घर में ताक झांक करना अच्छी आदत नहीं है। मदन राठौड़ ने दिल्ली चुनावों को लेकर सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पायलट को याद रखना चाहिए कि दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। पायलट को अपने नेतृत्व और लीडरशिप के डुलमुल नीति को समझने का भी प्रयास करना चाहिए, बिना सोचे समझे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।